नमस्कार, मैं जिया सक्सेना और आप देख रहे हैं आरकेबी न्यूज़। और अब एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम हटाए जाने के बाद अब तक लगभग 30,000 लोगों ने अपने नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन दिया है, जबकि करीब 2 लाख ने आपत्तियां दर्ज की हैं। चुनाव आयोग के अनुसार हटाए गए नामों में 22.34 लाख मृतक, 36.28 लाख स्थानांतरित या अनुपस्थित और 7.01 लाख दोहराए गए मतदाता पाए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने हटाए गए नामों की लिस्ट वेबसाइटों पर प्रकाशित की और कारण भी बताए। वहीं 13.33 लाख नए वोटर्स ने नामांकन के लिए आवेदन किया है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया को वोट चोरी करार दिया और आरोप लगाया कि लाखों पात्र मतदाताओं, खासकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के नाम गलत तरीके से हटाए गए। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के नाम पर मतदाताओं के अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जटिल प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के बहाने लाखों पात्र मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। यात्रा को विपक्ष लोकतंत्र बचाने का अभियान बता रहा है, लेकिन इसे टीवी और राष्ट्रीय मीडिया में लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा को मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। दरभंगा की एक सभा में कुछ लोगों द्वारा पीएम मोदी पर अपशब्द कहे जाने को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। हालांकि राहुल गांधी का इसमें कोई हाथ नहीं था। कांग्रेस का आरोप है कि यह मुद्दा असल में यात्रा की लोकप्रियता और बिहार चुनावी माहौल से ध्यान हटाने के लिए उछाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 7 साल बाद हुई इस यात्रा में मोदी ने कहा कि भारत और चीन संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, निष्पक्ष व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी और शी जिनपिंग ने दोहराया कि मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए और सीमा पर शांति व स्थिरता को बेहतर रिश्तों के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने सफल सैन्य वापसी, सीधी उड़ानों, वीजा सुविधा और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली को सकारात्मक कदम माना। मोदी ने शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया, जिसे चीन ने स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने आपसी सम्मान और सहयोग को बहुध्रुवीय एशिया और विश्व के लिए अहम बताया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में कहा कि ड्रैगन और हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। शी जिनपिंग ने बताया कि दुनिया तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही है और भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों देश सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का दोस्त बने रहना, अच्छे पड़ोसी होना और सहयोग बनाए रखना जरूरी है। चीन के तियानजिन में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जून 2020 में गलवान घाटी में चीन की आक्रामकता के दौरान 20 भारतीय जवानों ने जान गंवाई, लेकिन 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि क्या न्यू नॉर्मल चीनी आक्रामकता और हमारी सरकार की कायरता से परिभाषित होगा। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से भी इस पर टिप्पणी की गई कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की चीन की यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भाजपा के आत्मनिर्भर और स्वदेशी दावे के बावजूद चीन पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है, जिससे उद्योग, कारखाने और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। अखिलेश ने भाजपा की चीन नीति को 10 बिंदु क्रोनोलॉजी भी दी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपा चीनी चाल की क्रोनोलॉजी समझे। पहले चीन अपना माल भारत के बाजारों में भर देगा, इससे चीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी हर गलत हरकत को नजरअंदाज करने के लिए भाजपाई मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद चीन हमारे उत्पादों और उद्योगों को धीरे धीरे बंद करवाने की कगार तक ले जाएगा। उसके बाद मनमाने दाम पर हर चीज सप्लाई करेगा
और फिर महंगाई बेरोजगारी बढ़ाएगा। फिर जब महंगाई बेरोजगारी अधिक होगी तो सरकार के खिलाफ आक्रोश भी कई गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरों के सहारे चल रही बिना बहुमत की भाजपा की सरकार और भी कमजोर होकर लड़खड़ा जाएगी और खुद ही लड़खड़ाती भाजपा की सरकार चीन के अतिक्रमण को चुनौती नहीं दे पाएगी। फिर हमारी भूमि पर चीन अपना कब्जा और बढ़ाएगा। उसके बाद भाजपा दोहराएगी कि ना कोई। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा चीन के अतिक्रमण को रोकने में असफल रही है और जनता को इस खतरे से सचेत रहने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अगर ये बातें ड्रोन वालों को समझ नहीं आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में विराजमान बुलडोजर वाले प्रवासी जी ही ये सच्चाई समझकर जवाब दे दें कि चीन द्वारा हमारी कितनी जमीन हड़प ली गई है, क्योंकि उनका मूल निवास स्थान भी तो चीनी कब्जे का शिकार हुआ है। भाजपाई बस देश का क्षेत्रफल बता दें, मतलब ये बता दें कि भाजपा सरकार के आने के समय देश की कुल भूमि जितनी थी अब भी उतनी ही है या अब चीनी कब्जे के बाद घट गई है। दिल्ली वाले ना सही तो लखनऊ वाले पलायन स्पेशलिस्ट ही बता दें कि हमारी कितनी भूमि का पलायन हो गया है। वैसे जनता ये बखूबी समझती है कि भूमि का पलायन थोड़े ना होता है जो वो चलकर कहीं चली गई होगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ। शिकायत के आधार पर मानद थाना क्षेत्र में एफआईआर की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर दुश्मनी फैलाना और 197 राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप शामिल हैं। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पत्रकारों से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने में विफल रहने पर अमित शाह का सिर काट दिया जाना चाहिए। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित कई भाजपा नेताओं ने मोइत्रा की कड़ी आलोचना की और कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो पाई है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 43 वर्षीय जरांगे 10% आरक्षण और पूरे मराठा समुदाय को कुनबी के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल कर आरक्षण का लाभ मिल सके। जरांगे ने घोषणा की है कि सोमवार से वह पानी पीना भी बंद कर देंगे, क्योंकि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 58 लाख मराठों के कुनबी होने का रिकॉर्ड मौजूद है और आंदोलनकारियों को भीड़ ना समझा जाए, क्योंकि वे दर्द के साथ यहाँ पहुंचे हैं। इस आंदोलन के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ और यातायात प्रभावित हुआ है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए की मांग की है। उनका कहना है कि यह अमाउंट पंजाब का हक है, जो फिलहाल केंद्र के पास अटका हुआ है। मान ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी SDRF के नियमों में भी बदलाव की मांग की, ताकि प्रभावित किसानों को कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा दिया जा सके। बाढ़ से इस समय लगभग 3 लाख एकड़ कृषि भूमि, अधिकतर धान के खेत पानी में डूबे हुए हैं और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान के साथ ही हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से स्थिति और बिगड़ गई। पशुधन के नुकसान ने ग्रामीण परिवारों की आजीविका को गहरा झटका दिया है, क्योंकि वे डेयरी और पशुपालन पर निर्भर हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है, जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। आरा में हुई रैली में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्हें नकलची मुख्यमंत्री कहा और जनता से पूछा कि उन्हें असली या डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनकी घोषणा के समय मंच पर मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस ने तेजस्वी का खुला समर्थन नहीं किया, जिसे सीट बंटवारे की चिंता से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन केवल 19 जीत पाई थी। वहीं अखिलेश यादव ने तेजस्वी को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड नौकरियां देकर खुद को सक्षम साबित किया है और आगामी चुनाव में उनका नेतृत्व पूरे देश में संदेश देगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए RKB न्यूज़ के साथ। मैं जिया सक्सेना अब आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आरकेबी न्यूज़।